डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बहरौर। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध विषय में अपनी स्टडी शुरू करते हैं और इसका सेकंड पेपर हमने स्टडी के लिए चुना है, जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे बैंक्स, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शंस। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैंक शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन्स ऑफ बैंक्स। The word bank is itself derived from the Greek word banku, i.e. a bench। यानी कि बैंक शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बैंक्यू से हुई है और जिसका अर्थ है बेंच। ग्रीक का मतलब है ग्रीस, यानी यूनान से इसका अर्थ लिया जाता है। ग्रीस यूनान का ही दूसरा नाम है। तो यूनान में किसी समय कुछ लोग बेंचों पर बैठकर आपस में धन का लेन देन किया करते थे और उसी से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है, बैंक्यू। और दूसरे एक ओपिनियन और है जिसके अंतर्गत बैंक शब्द जर्मन भाषा के शब्द BANCK से लिया गया है, बैंक से। और द वर्ड बैंक मीन्स ए जॉइंट स्टॉक फर्म, और बैंक शब्द का अर्थ यहाँ पे जॉइंट स्टॉक फर्म से लिया गया था, यानी संयुक्त स्कंद कंपनी से। ऐसी संयुक्त स्कंद कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि संयुक्त जो अंश जारी करती है समतान से और पूर्वाधिकार अंश, यानी जो अंश जारी करती है, इसी कंपनी से इसका अर्थ लिया गया है। अब हम बैंकों की हिस्ट्री या इतिहास के बारे में जानेंगे। 2000 ईसा पूर्व लगभग जेरूसलम में कुछ मंदिर थे जहाँ पर लोग धन का आपस में एक्सचेंज करते थे। वहाँ पर मनी एक्सचेंजर बैठा करते थे और इन मनी एक्सचेंजर के पास वहाँ के लोग अपना अतिरिक्त धन, एक्स्ट्रा मनी जो उनके पास होती थी, यानी खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता था महीने के अंत में, उसे जमा कराने आते थे। तो इस प्रकार जेरूसलम से बैंकों का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद 12वीं शताब्दी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई 1157 में, और यह पहला पब्लिक इंस्टीट्यूशनल बैंक था पूरे विश्व में, बैंक ऑफ वेनिस। इसके बाद बैंक ऑफ बार्सिलोना 1401 में स्थापित किया गया। उसके बाद बैंक ऑफ जिनोवा 1407 में स्थापित हुआ, और उसके बाद बैंक ऑफ एम्स्टर्डम 1609 में स्थापित हुआ, और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के साथ ही आधुनिक बैंकों का जन्म माना जाता है। तो ये तो था बैंकों का इतिहास विश्व में। अब हम देखेंगे बैंक की मीनिंग और इसका डेफिनेशन। मीनिंग है, ए बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन वेयर पब्लिक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस मनी एंड प्रोवाइडेड लोन्स टू पब्लिक। यानी बैंक एक संस्थागत
संस्था है जहाँ पर पब्लिक की डिपॉजिट्स जमाएँ स्वीकार की जाती हैं, उनकी अतिरिक्त धन है वो जमा के रूप में स्वीकार किया जाता है। एंड प्रोवाइडेड लोन टू पब्लिक, और जनता को लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो बैंक एक इंस्टीट्यूट है। अब है इसकी परिभाषाएं। वेबस्टर डिक्शनरी है, उसमें क्या परिभाषा दी गई है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड्स इन मनी, यानी बैंक एक संस्था है जो कि धन में व्यापार करती है। एस्टैब्लिशमेंट फॉर द डिपॉजिट्स, कस्टडी एंड इश्यू ऑफ मनी, जिसकी स्थापना डिपॉजिट्स के लिए की गई है, डिपॉजिट्स की कस्टडी के लिए की गई है, और इश्यू ऑफ मनी यानी धन को जारी करने के लिए की गई है। एज आल्सो फॉर मेकिंग लोन्स एंड डिस्काउंट्स एंड फैसिलिटीज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके अलावा मेकिंग लोन्स यानी लोन देने के लिए, डिस्काउंट फैसिलिटीज़ देने के लिए, और ट्रांसमिशन ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और धन का जो रेमिटेंस है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, धन के ट्रांसमिशन के लिए भी इसकी स्थापना की गई है। तो बैंक इस प्रकार एक संस्था है जो निम्नलिखित काम करती है। मनी को स्वीकार करती है, उसकी सुरक्षा करती है, और मांगने पे वापस लौटाती है, और लोन प्रोवाइड करती है, और डिस्काउंट फैसिलिटीज़ देती है, और धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए काम आती है। ये थी वेबस्टर डिक्शनरी की बात। इसके बाद है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 में परिभाषा दी गई है। बैंकिंग कंपनी इज वन, यानी बैंक वह है, वन हु डू बैंकिंग बिजनेस, यानी बैंक वह है जो बैंकिंग का कार्य करे या बैंकिंग का व्यवसाय करे। अब हम देखते हैं बैंकिंग व्यवसाय क्या है। बैंकिंग बिजनेस मीन्स टू एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, यानी धन को स्वीकार किया जाता है फॉर पर्पज ऑफ लेंडिंग यानी उधार देने के उद्देश्य से, और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, यानी जनता से धन स्वीकार किया जाता है, चाहे उधार देने के लिए किया जाए, चाहे उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया जाए। एंड रिपेबल ऑन डिमांड, जो कि वापस डिमांड पे लौटाया जाता है, यानी जो जनता अपना धन बैंकों में जमा कराती है उसको ऑन डिमांड लौटाया जाता है। ऑन डिमांड यानी मांगने पर लौटाया जाता है, यानी ग्राहक जब भी मांगे अपना पैसा तब बैंक को लौटाना पड़ता है। अदरवाइज अन्यथा द विड्रावल बाई चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर एंड अदरवाइज, या तो मांगने पर लौटाना पड़ता है या फिर वह विड्रा कर सकता है अपना धन चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या अन्य माध्यम से। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जॉन पेजेट, एक विद्वान है जॉन पेजेट, उन्होंने परिभाषा दी है। नो वन एंड नो बॉडी कॉरपोरेट एंड अदरवाइज कैन बी ए बैंकर हु डज नॉट टेक ए डिपॉजिट अकाउंट्स, बी take current accounts, C issue and pay the checks drawn upon himself, and D collect checks crossed and uncrossed for the customers। यानी जॉन पेजेट क्या कहते हैं कि कोई भी चाहे वो कॉरपोरेट हो या कॉरपोरेट नहीं हो, कोई भी संस्था चाहे वो कॉरपोरेट हो या कॉरपोरेट नहीं हो, वह बैंक तभी कहलाती है जब वह निम्नलिखित कार्य करती है। ये 4 कार्य बताते हैं। बैंक हु डज नॉट मेक ए डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी जब तक कि वह किसी का खाता नहीं खोलता, खाता खोल के जमा नहीं करता पैसा। दूसरा करंट अकाउंट्स, किसी का करंट खाता खोलता नहीं, चालू खाता नहीं खोलता। और तीसरा इश्यू एंड पे द चेक्स ड्राउन अपॉन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर
लिखे हुए चेक को जारी नहीं करता और उनके ऊपर लिखे गए चेकों का वह भुगतान नहीं करता। और चौथा है कलेक्ट चेक्स क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड फॉर द कस्टमर्स, और अपने ग्राहकों के चेकों का कलेक्शन नहीं करता, उनकी वसूली नहीं करता, चाहे वो क्रॉस्ड हो या अनक्रॉस्ड चेक हो। तो ये 4 कार्य बैंकों को करने जो बैंक करते हैं वही बैंक की परिभाषा में आते हैं, ये कहना है जॉन बेजेट का। और अंत में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि बैंक क्या है। द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ द बैंक इज ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट, यानी एक सर्वोत्तम परिभाषा यह है बैंक की बैंक एक संस्था है विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट, जो कि धन और उधार में डील्स करता है, यानी जो धन में और उधार में व्यापार करता है वह बैंक कहलाता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक, यानी आज के जो बैंक हैं वो सभी मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं। उनके कार्य कौन कौन से हैं, उनके कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शंस। प्राइमरी यानी प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य वो कार्य हैं जो बैंक अपने स्थापना से लेके करते आ रहे हैं। इसके हिसाब से प्राइमरी जो फंक्शन है वो 2 फंक्शन है। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। अब डिपॉजिट से जनता से स्वीकार करता है बैंक, वो कौन से माध्यम से करता है, सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करंट अकाउंट के माध्यम से, फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से, रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से, और अदर मेथड कोई हो जिसके माध्यम से बैंक में खाता खोला जाता है और जमाएं स्वीकार की जाती हैं। उसके बाद है एडवांसिंग लोन, यानी लोन देकर, ये भी इसका बैंक का प्राथमिक कार्य पहला कार्य है। तो लोन देने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट व्यवस्था होती है जिसमें बैंक द्वारा किसी ग्राहक को लोन दिया जाता है और उसका खाता खोला जाता है, और खाते में जितनी राशि जमा की जाती है खाता खोलकर, उसमें से वह जितनी राशि निकाल लेता है उतनी राशि के ऊपर ही बैंक के द्वारा ब्याज लिया जाता है और बाकी राशि ब्याज नहीं लिया जाता है। ऐसे खाते को कैश क्रेडिट कहते हैं। यानी 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए हैं किसी ने, तो बैंक ने उसका खाता खोल दिया है लोन अकाउंट का, और उसमें से यदि वह 5,000 रुपये निकाल लेता है साल में और 5,000 रुपये नहीं निकालता है तो निकाले गए 5,000 के ऊपर ही ब्याज लगता है, बाकी रकम पे ब्याज नहीं वसूला जाता है। ऐसे अकाउंट को कैश क्रेडिट कहा जाता है। दूसरा है लोन्स एंड एडवांसेज। लोन एंड एडवांसेज भी उधार के खाते होते हैं जो ग्राहकों को उधार दी जाती है। उस पूरी उधार पे पैसा लिया जाता है, चाहे उसने कितना ही पैसा निकाला हो। जैसे 10,000 रुपये लोन एंड एडवांस के अंतर्गत खाता खोला गया है ग्राहक का और उसको उधार दी गई 10,000 की खाते में जमा की गई है उसके में, तो उसमें से यदि वो 2,000 रुपये निकालता है साल में और 8,000 रुपये नहीं निकालता है फिर तो भी उसके पूरे 10,000 रुपये के ऊपर ब्याज वसूला जाता है। ऐसे अकाउंट को लोन एंड एडवांसेज कहा जाता है। तीसरा है ओवरड्राफ्ट का अकाउंट। ओवरड्राफ्ट की सुविधा उन ग्राहकों को दी जाती है कि जिनका कि करंट अकाउंट होता है, जिनको दिन में कई बार पैसे निकालने और जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहती है। ऐसे ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट खाता खोला जाता है और ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है, उस लिमिट के अंतर्गत ही वो पैसा निकाल सकते हैं और इस ओवरड्राफ्ट के ऊपर ब्याज वसूला जाता है ग्राहक से। तीसरा है चौथा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके भी लोन की सुविधा प्रदान करते हैं बैंक। वो कैसे करते हैं कि जैसे किसी बिल है, किसी ग्राहक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे चेक है या अन्य कोई ओवरड्राफ्ट है, तो उसके ऊपर उसकी जो भुगतान तिथि होती है पार्टी के द्वारा, उससे पहले यदि वह उनको भुनाना चाहता है, डिस्काउंट कराना चाहता है, तो बैंक में उनको लाके जमा कराता है और बैंक कुछ मार्जिन मनी रख के 5 या 10% बाकी जो 95% या 90% होता है उतनी रकम उनको दे देते हैं
और बाकी का डिस्काउंट के रूप में काट लेते हैं। तो उनको उन बिलों पे समय से पहले ही कैश की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार ये बैंक इस तरह से डिस्काउंटिंग और बिल के माध्यम से ग्राहकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है एजेंसी कार्य। बैंक के अपने ग्राहक के एजेंट होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला है कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी ग्राहक के जो बिल चेक होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य जो क्रेडिट के माध्यम होते हैं, उनको बैंक में ग्राहक जमा कराता है और बैंक संबंधित बैंक से जिसका चेक होता है या पार्टी होती है उससे उनका कलेक्शन इकट्ठा करता है। दूसरा है मेकिंग पेमेंट्स ऑफ चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज etc, और ग्राहक के ऊपर किसी ने ग्राहक के द्वारा जारी किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वह यदि लौट के ग्राहक के बैंक में आता है तो उसको भी भुगतान बैंक को करना होता है। तीसरा है कलेक्शन डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कस्टमर्स, और कस्टमर ने यदि कोई शेयरों में या ऋण पत्रों में पैसा लगा रखा होता है तो उनका जो डिविडेंड मिलता है, शेयरों के ऊपर लाभांश मिलता है और ऋण पत्रों के ऊपर जो इंटरेस्ट एंड ब्याज मिलता है, उसका कलेक्शन भी बैंक ग्राहक के कहने पर अपने उसके बैंक अकाउंट में जमा करता रहता है। चौथा है रेमिटेंस फैसिलिटीज़। रेमिटेंस फैसिलिटीज़ का मतलब होता है संप्रेषण सुविधा, यानी धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधाएं भी बैंक प्रदान करते हैं। इसके लिए NEFT सुविधा है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं भी आजकल बैंक प्रोवाइड कराते हैं। पांचवा है परचेजेज एंड सेल्स ऑफ द सिक्योरिटी। ग्राहकों के लिए सिक्योरिटी यानी जो प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और जो डिवेंचर्स होते हैं वो ग्राहक के कहने पे ग्राहक के लिए इनकी परचेज और सेल का कार्य भी बैंक उपलब्ध कराते हैं ग्राहक को एजेंट के रूप में। छठा है ट्रस्टी एंड एक्स्ट्रिया, यानी जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को ट्रस्टी भी नियुक्त कर सकता है किसी कार्य के लिए। और सातवां है अंडरराइटिंग फंक्शंस। अंडरराइटिंग फंक्शन का कार्य भी बैंक अपने ग्राहक के लिए करते हैं। अंडरराइटिंग फंक्शन का मतलब होता है कोई यदि कोई कंपनी शेयर इश्यू करने जा रही है और यदि उचित मात्रा में शेयरों के खरीदार नहीं मिलते हैं तो बैंक के अपने ग्राहक को एक जो कंपनी इश्यू करना चाहती है शेयर, उसको ये आश्वासन देती है कि यदि उचित मात्रा में शेयर खरीदे नहीं जाते हैं जनता के द्वारा तो बाकी बचे शेयरों को वह खुद खरीद लेगा। इस कार्य को अंडरराइटिंग फंक्शन कहा जाता है। आठवां है अदर एजेंसी फंक्शन। इसके अलावा जो भी कार्य एजेंट के रूप में बैंक के द्वारा ग्राहक के द्वारा बैंक को सौंपे गए उनको सभी को करना होता है। अगला है जनरल ड्यूटी फंक्शंस, यानी सामान्य उपयोगी कार्य अन्य जो बैंक को करने होते हैं वो इस प्रकार हैं सी के अंतर्गत। पहला सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स, यानी ग्राहक के जो बहुमूल्य सामान होता है, गहने, सोना चांदी आदि, इनकी सुरक्षा करता है। दूसरा है इश्यू ऑफ ट्रेवलर चेक, यानी ट्रेवलर चेक जारी करना ग्राहक के कहने पर उसको। और तीसरा है गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्ट कस्टमर्स, ग्राहक के बारे में सूचनाएं देना। अब सूचनाएं किसको दे ग्राहक के बारे में बैंक? यदि किसी कानूनी कार्रवाई में न्यायालय के द्वारा ग्राहक से संबंधित बैंक उसके बैंक अकाउंट से संबंधित सूचनाएं गुप्त रूप से मांगी जाती हैं तो बैंक अपने ग्राहक से संबंधित सूचनाएं न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अगला है फाइनेंशियल एडवाइज़र। बैंक है वो अपने ग्राहक के फाइनेंशियल एडवाइज़र है। उनको धन को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में आवश्यक जो जानकारी प्रदान करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में। पांचवा है पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक है वो अपने स्टैटिस्टिक्स यानी अपने जो आंकड़े हैं वो भी प्रकाशित करते हैं साल के अंत में।
छठवां है एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक के ऊपर लिखा गया हो वो स्वीकार करता है। सातवां है अरेंजमेंट ऑफ लोन्स, ग्राहकों के द्वारा मांगे जाने पर लोन की व्यवस्था करने का कार्य भी बैंक करते हैं। आठवां है प्रोवाइडिंग कंज्यूमर लोन्स, यानी ग्राहकों को उपभोग ऋण भी जारी करते हैं। कंज्यूमर लोन्स यानी जैसे कोई कार खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, यानी घरेलू उपभोग की चीज़ें खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए लोन, इनको कंज्यूमर लोन की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। नौवां है अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स, यानी लोक वित्त की व्यवस्था करना। लोक वित्त क्या है, पब्लिक डेब्ट्स क्या है? सरकार के द्वारा यदि बैंकों से कोई उधार मांगी जाती है तो उसको पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। इसकी व्यवस्था भी बैंकों को करनी होती है। और 10वां पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, यानी जो वित्तीय लेन देन होते हैं, विदेशी वित्तीय लेन देन, उनको भी बैंकों को करना होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का लेन देन करने का अधिकार बैंकों के पास है। तो जो भी ग्राहक विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज कराना चाहता है वो बैंकों से करवा सकता है। और अगला जो कार्य है डी के अंतर्गत वो है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, यानी वित्तीय और प्रबंधकीय व्यवस्था करता है फॉरेन ट्रेड की बैंक। कैसे कर सकता है? बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो विदेशी व्यापार करने वाले बैंक के ग्राहक होते हैं उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट उपलब्ध कराता है, यानी उनको साख सुविधा देता है थोड़े समय के लिए। और फैसिलिटीज ऑफ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, और उनके बिल जो होते हैं उनके ऊपर डिस्काउंट की सुविधा देता है। और मेक्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, और जो निर्यात करने वाले और जो आयात करने वाले होते हैं उनको बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है। उनके दोनों को आपस में जिसको ज़रूरत होती है आयातक निर्यातक को, उसको अपनी तरफ से गारंटी देता है, क्योंकि विदेशी व्यापार में जो आयातक होता है, जो निर्यातक होता है वह आयातक की तरफ से बैंक की गारंटी मांगता है, तो वो बैंक की गारंटी भी बैंकों के द्वारा दी जाती है अपने ग्राहकों को। तो इस प्रकार एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर के बीच म्यूचुअल संबंध जो बने रहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट एक लास्ट का कार्य है वो है क्रेडिट क्रिएशन, यानी शाख निर्माण का कार्य बैंक करते हैं। शाख निर्माण का कार्य बैंकों के द्वारा दो तरीके से किया जाता है। पहला है कैश डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट्स, यानी कोई ग्राहक खाता खोल के उसमें पैसा जमा कराता है तो इसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। इसके माध्यम से इस पैसे को बैंक दूसरे लोगों को उधार देते हैं, तो वो क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। अब दूसरा माध्यम है क्रेडिट क्रिएशन का क्रेडिट डिपॉजिट के द्वारा। यदि बैंक ने पहले व्यक्ति के द्वारा जमा कराया गया पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है बैंक, और उधार देने पर उसका खाता खोल के पैसा जमा कर लेता है बैंक उसके खाते में, तो उसको क्रेडिट डिपॉजिट कहा जाता है। और उस पैसे को यदि दूसरा ग्राहक निकालता नहीं है तो उस पैसे को तीसरे व्यक्ति को उधार दे सकता है। तो इस प्रकार ये क्रेडिट क्रिएशन या शाख निर्माण कहलाता है। शाख निर्माण के बारे में हम आगे के अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।